हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 जिसमें हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, ठीक है, उसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ लिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा प्रीएम्बल में देखा था। तो प्रीएम्बल में जब हमने देखा था तो हम लोग देख रहे थे इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, लिबर्टी, जैसे कुछ वर्ड्स दिए गए थे। उन वर्ड्स का क्या मतलब है वो हम लोग अभी इसमें समझने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा सुप्रीम लॉ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी एंड टू प्रमोट यूनिटी अमंग द सिटीजन टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है और ये हेल्प करता है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में मेरी सोसाइटी के अंदर, और ये यूनिटी को भी प्रमोट करता है। यूनिटी मतलब एक साथ आपस में जो भाईचारा कह सकते हो सिटीजन्स के बीच में, उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। So the main objective of Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटो है या फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हो वो क्या है, वो हार्मनी को प्रमोट करना है नेशन में। सो द फैक्टर्स विच हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, और ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें हार्मनी को प्रमोट करना है अपने नेशन में या फिर इंडिया में, उस जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला फैक्टर है जस्टिस, मतलब न्याय। सो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन order in the society that is promised through various provisions of fundamental rights and directive principles of state policy provided by Constitution of India। तो इसको सिंपल भाषा में समझ लो कि जो जस्टिस है या फिर जो न्याय है वो मेरा एक फैक्टर है मेरे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब जस्टिस के 3 एलिमेंट होते हैं, जो कि होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इससे हमें जस्टिस का जो फैक्टर है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला आता है मेरा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है? न्याय हमें रखना है सोशल लेवल पे। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना जहां पर किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना या फिर लोगों को बेसिकली डिवाइड करना। किसके बेसिस पे? उनके कास्ट के बेसिस पे। किसी की कास्ट अलग है तो उसको अलग रखना, किसी की कास्ट अगर अपनी जैसी है तो उसको साथ में रखना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट, क्रीड, किसी के जेंडर के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जो रोल है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का है, और वहां पर सोशल जस्टिस आती है। दूसरी जस्टिस कौन सी है? वो है इकोनॉमिक जस्टिस, या फिर इकोनॉमिक लेवल पे जो न्याय है उसको हम इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। सो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल on the basis of their wealth, income and economic status. Every person must be paid equally for an equal position and all people must get opportunities to earn for their living. इसका क्या मतलब है कि जो हम इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर किसी भी चीज का किसी भी तरह से बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? मतलब हमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया करना है उनकी वेल्थ के बेसिस पे, उनके पास कितना पैसा है उसके बेसिस पे, वो कितना कमा लेते हैं उनके बेसिस पे, और उनके स्टेटस के बेसिस पे कि अगर कोई अमीर है तो उसको ज्यादा हम अच्छा रिस्पेक्ट देंगे, और अगर कोई कम पैसे वाला है तो उसको कम रिस्पेक्ट देंगे। हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, तो इसको हम इकोनॉमिक जस्टिस कहेंगे। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि जितने भी कि हर एक पर्सन को क्या है कि उसको इक्वली हमें पेड करना है, मतलब उसको हमें इक्वली पैसा देना है। अगर वो एक ही पोजीशन में, मतलब सपोज करो कि अगर एक पोजीशन पे एक पर्सन है जिसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है जिसका इकोनॉमिक स्टेटस खराब है, या फिर जो मतलब कम, जिसके पास पैसे कम है, ठीक है, तो उसी बोल सकते हैं उसी पोजीशन पे जिसका स्टेटस अच्छा है उसको ज्यादा पैसा पे करना, और जिसका कम है उसको कम पैसा पे करना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हर एक पर्सन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, और उसको सही से वहां पर किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। सो पॉलिटिकल जस्टिस मीन ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है जो भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज होंगी उसमें क्या है, जो भी लोग हैं वहां पर उनको इक्वल और फ्री या फिर फेयर राइट मिलना चाहिए। उनके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो अपना वहां पर ओपिनियन दे सके, उतना उनके पास राइट होना चाहिए, और किसी भी तरह का वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर हम जस्टिस की बात करते हैं।
फिर आता है मेरा अगला कीवर्ड जो कि सबसे पहला था जस्टिस, दूसरा है मेरी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तो हमें पता ही है, द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज एन एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि जितने भी मेरी सेक्शन है सोसाइटी में, अलग अलग जो भी सेक्शन होंगे मेरी सोसाइटी पे, उन सबको क्या हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है सोसाइटी में और कोई दूसरे सेक्शन से है, तो दोनों को हमें इक्वल लेवल पे रखना है, किसी भी तरह का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बोल सकते हो किसी भी लेवल का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी एक लेवल को हमें ज्यादा प्रिविलेज नहीं देनी है और दूसरे लेवल को कम, दोनों को हमें इक्वल लेवल पे रखना है। ठीक है, फिर आता है मेरा लिबर्टी। So the term liberty means freedom for the people to choose their way of life, having political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limit set by law. ठीक है, लिबर्टी या फिर लिबर्टी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको क्या, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका चूज कर सके। मतलब उनको अपनी जिंदगी जैसे भी जीनी है वो अपनी जिंदगी वैसे जी सकते हैं, वहां पर किसी चीज का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। उनका जो भी व्यू पॉइंट है वहां पर किसी चीज का बाउंडेशन ना हो, और जो उनका सोसाइटी के प्रति जो उनका बिहेवियर है वहां पर भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दो हद से पार कि वो कुछ भी कर जाए, इसको लिबर्टी नहीं कहते हैं। हमें दी गई है, हमें बेसिकली वो चीज दी गई है, हमें फ्रीडम दी गई है कि हम अपना जिंदगी जीने का तरीका चूज कर सके, लेकिन वो जो तरीका है वो मेरे लॉ के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इलीगल काम करके अपना जिंदगी का तरीका चूज कर रहे हैं, वो लिबर्टी नहीं है। हमें अपनी फ्रीडम चूज करनी है, हमें फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन हमें उसको मिस यूज नहीं करना है, हमें उसको लॉ के अंदर ही काम करना है। फिर है फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी भी हम लोग को पता ही होता है, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो फ्रैटर्निटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल। फ्रैटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। तो फ्रैटर्निटी का मतलब वही है कि भाईचारा होता है और अपने नेशन से एक इमोशनल अटैचमेंट, एक अफेक्शन अपने नेशन या फिर अपनी कंट्री से और उसके सभी लोगों से। और फ्रैटर्निटी क्यों होती है? फ्रैटर्निटी हमें हेल्प करती है डिग्निटी और नेशन में जो यूनिटी है, जो भी आपस में जो लोग हैं उनके बीच में जो अफेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे सारे कीवर्ड हो गए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को इन कीवर्ड्स का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स एज आउटलाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द इनहेरेंट ह्यूमन राइट दैट आर अश्योर्ड टू ऑल सिटीजन। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट किसके अंदर दिए गए हैं? ये बताए गए हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे इनहेरेंट ह्यूमन राइट है, मतलब जो भी मेरे इंडिया के सिटीजन होंगे उनके पास ये ह्यूमन राइट होगा, उनके पास ये राइट, उनका मतलब बेसिकली बोल सकते हो उनका ये अधिकार है, उनके पास ये अधिकार है कि वो उनके कुछ राइट्स हैं, जो कि राइट्स कहाँ पर मेंशन है? जो कि राइट्स मेंशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, सो दीज राइट आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली विदाउट प्रीजुडिस बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, रिलीजन और जेंडर। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये राइट्स सबको अवेलेबल है, सबको ये ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे है? जैसे कि किसी की रेस है, रिलीजन के बेसिस पे कि इस रिलीजन के लोगों को हमें ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स देने हैं और जो दूसरा रिलीजन है दूसरे को नहीं देने हैं, या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को देने हैं और दूसरे जेंडर को नहीं देने हैं। यहाँ पर किसी भी चीज का प्रीजुडिस यहाँ पर नहीं किया गया है। फर्दरमोर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अपहेल्ड थ्रू लीगल रिकोर्स इन द कोर्ट्स विद सर्टेन स्टिपुलेशंस टू बी मेट। अब अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट्स जो लोगों का है वो नहीं लोगों को दिया जा रहा है, तो उस केस में जो लोग हैं वो लीगल रिसोर्स को भी यूज कर सकते हैं, मतलब वो कोर्ट में जाके अपनी आवाज उठा सकते हैं इसके खिलाफ। फिर लेट अस अंडरस्टैंड एवरी फंडामेंटल राइट वन बाय वन। सो इसको हम एक एक करके समझते हैं आगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि फंडामेंटल राइट्स मेरे 6 होते हैं। तो there are 6 फंडामेंटल राइट विच आर गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। इनिशियली देयर वर 7 बट आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट 44th अमेंडमेंट एंड वाज एडेड एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन आर्टिकल 300A। सो पहले क्या था? पहले यहाँ पर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमने हटा दिया। उसको हटा के वो कब हटा? वो हटा जब मेरा 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये जो था ये चीज मेरी ऐड कर दी गई मेरे स्टैट्यूटरी राइट में, जो कि आर्टिकल 300A के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी मेरे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
जिसमें सबसे पहला को राइट क्या है, सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमने समझ लिया कि किसी भी बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये चीज जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ड करके समझाई है कि भले इस राइट आर्टिकल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको ना भी याद कर पाओ, लेकिन जो राइट टू इक्वालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में आती है, इस आर्टिकल का नंबर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो मेरे कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। 14-18 का मतलब है 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये ऐसे है कि राइट टू इक्वालिटी मेरा सबसे पहला फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 14 से 18 तक में आती है। ठीक है, सो राइट टू इक्वालिटी इज अ ग्रुप ऑफ 5 आर्टिकल विच इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 आर्टिकल का ग्रुप के अंदर ये राइट टू इक्वालिटी को समझाया गया है। दीज 5 आर्टिकल आर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले है आर्टिकल 14 जो कि है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो लॉज का हमें प्रोटेक्शन करना है, आर्टिकल 14 में वो समझाया गया है। 15 में बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन। तो किसी भी चीज का जो भी सिटीजन है उनको हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसको हमें प्रोहिबिट करना है, मतलब उसको खत्म करना है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने को समझाया गया है मेरे आर्टिकल 15 में। फिर है आर्टिकल 16 जो कि है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि कहीं पर अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जा रही है तो उस केस में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को, वहां पर इक्वालिटी को हमें मेंटेन करना है, वहां पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 17 में बताया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जैसे अनटचेबल्स थे जो हम लोग बोलते हैं अछूत जिनको बोलते थे पहले जमाने में, तो पहले क्या होता था कि जो अनटचेबल्स थे उनको इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिली हुई थी, तो उसको हमें खत्म करना है वहां पर हम, क्योंकि हम वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं ना, हम किसी को जबरदस्ती वहां पर हम अनटचेबल्स का दे रहे हैं। और उनका पहले जमाने में होता था कि उनको वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये भी चीज मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर समझाई गई है कि हमें अबॉलिशन करना है मेरी अनटचेबिलिटी का, जो कि आर्टिकल 7 में है, एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मेरे आर्टिकल 18 में है। ठीक है, तो अगर इतना सारा ना भी याद कर पाओ, लेकिन ये याद रख लेना कि राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है, और फिर चाहो तो इनके अंदर का समझा सकते हो, और ये भी समझा देना कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है मेरा राइट टू फ्रीडम, जो कि किसके अंदर है, 19 से लेकर 22, मतलब 19, 20, 21, 22। तो इसके अंदर क्या है कि अंडर आर्टिकल 19(1) देयर आर 6 फंडामेंटल फ्रीडम गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 19 के अंदर मेरे इतने सारे फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम के जो वो राइट हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हर एक इंसान के पास फ्रीडम है क्या करने की, अपने अपने जो व्यू पॉइंट है उसको एक्सप्रेस करने की। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पीसफुली जो है और आर्म्स के बिना लोग अपने को असेंबल कर सकते हैं, उनके पास ये फ्रीडम है। दूसरा है विदाउट आर्म्स का मतलब है किसी तरह से हम लोग वहां पर किसी भी चीज का हथियार ना यूज करें। फिर है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो हम लोग एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी हमें फ्रीडम है, या फिर सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको बोलते हैं। फिर है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज हैं उनके अंदर जाने की, उनके अंदर मूव करने की फ्रीडम हमको है इस राइट के अंदर। फिर फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, तो हम किसी भी टेरिटरी पे मूव कर सकते हैं, उसकी फ्रीडम हमें है, और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में वहां पर रहने की और वहां पर सेटल होने की भी फ्रीडम हमें है। फिर है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और इसी के साथ साथ राइट टू फ्रीडम में हमें ये भी फ्रीडम दी गई है कि हम किसी भी प्रोफेशन को किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, उसको ऑक्यूपेशन की तरह देख सकते हैं, वहां पर ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर सारी फ्रीडम से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं जो कि आर्टिकल 19 से 22 में एक्सप्लेन की गई है। फिर आता है मेरा राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कहां से समझाया गया, ये समझाया गया है आर्टिकल 23 से 24 तक। सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको यहाँ पर खत्म करने की बात की गई है, और जो फोर्स्ड लेबर है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, एक लेबर का काम उनको जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो फोर्स्ड लेबर वहाँ पर खत्म करने की बात की गई है आर्टिकल 23 में, और ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को खत्म करने का समझाया गया है। दिस इज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। और अगर कोई ऐसा करता है फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो एक मतलब बोल सकते हो कि एक तरह की पनिशमेंट वहां पर लॉ के अंदर बताई गई है।
फिर आता है आर्टिकल 24, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि फोर्स लेबर का मतलब है कि आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध। उसी तरह से आर्टिकल 24 में हमें प्रोहिबिट किया गया या फिर मना किया गया है कि हमें चिल्ड्रन को मतलब बच्चों को हमें फैक्ट्रीज में नहीं एम्प्लॉय करना है, उनसे हमें फैक्ट्रीज में नहीं काम करवाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस फैक्ट्री में काम करने का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, किसी का हाथ कट सकता है वहाँ पर ना, क्योंकि फैक्ट्रीज में जितने भी काम होते हैं वो काफ़ी मशीन्स वहाँ पर यूज़ होती है, तो बच्चे उस लेवल के वहाँ पर ट्रेन नहीं किए जाते हैं। तो हो सकता है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर काम करवाया जा रहा हो, तो ये चीज़ वहाँ पर ख़त्म कर दी गई है आर्टिकल 24 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध हमें एक राइट दिया गया है। नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज़ है कि 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या है कि उनको किसी भी फैक्ट्री में काम करना मना है, या फिर किसी माइन में या फिर किसी भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट जहां पर हेल्थ रिस्क हो सकता है वहां पर 14 साल से कम एज के बच्चों को मना किया गया है काम करने के लिए। ठीक है, फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 में समझाया गया है। सो आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर क्या है 25 आर्टिकल में समझाया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको जो भी प्रोफेशन चूज करना है आप उसको चूज कर सकते हो, जो भी आपको रिलीजन को प्रोपोगेट करना है बेसिकली, या फिर उसको प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हो वो आप फॉलो कर सकते हो, आपके पास वो फ्रीडम है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो ये हेल्थ केस से भी रिलेट करता है। आर्टिकल 26 के अंदर क्या है, आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स टू एवरीवन। एवरी रिलीजन एंटिटी कैन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, दे कैन ऑल्सो ओन प्रॉपर्टी। तो 25th आर्टिकल में क्या था कि कोई भी पर्सन जो है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको मान सकता है। 26 आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी बोल सकते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकती है, वो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उनका फॉर्मेशन कर सकती है और वहाँ पर चैरिटी के पर्पज से भी इसको खोल सकती है और वो अपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या है, गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजियस और रिलीजियस इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उनका मेंटेनेंस करने के लिए आप यहाँ पर टैक्सेस भी ले सकते हो, वहां पर आर्टिकल 27 में ये समझाया गया है। आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स द यूज ऑफ द educational institution which are funded by the state for religious instruction. This provision won't be invoked if the educational institution is run by a trust. तो 28 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनको कौन फंड कर रहा है, जिनको फंड कर रहा है मेरा रिलीजियस जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर वो यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तो वो यहाँ पर मेरी बंद कर दी गई है। ठीक है, तो ये था मेरे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के अंदर जो भी मेरे रिलीजन टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। फिर है मेरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि किसके अंदर आता है, आर्टिकल 29 से 30 के अंदर। सो दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट बिलीव्स ऑफ नेशन। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो इसमें समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ हमें राइट दिए होंगे एजुकेशन के उस पर, और कल्चरल राइट मतलब लोगों के लैंग्वेजेस या फिर वो जिस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ राइट्स दिए होंगे कि पर्टिकुलर नेशन के लोग जो जिनके अलग अलग बिलीव्स हैं, फिर जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है, उसको हमें सेव करके रखना है। फिर है आर्टिकल 29 गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री हु आर लिविंग इन द कंट्री। तो आर्टिकल 29 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 29 में बताया गया है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन होगी, प्रॉपर हम सेफ गार्ड करेंगे पर्टिकुलर लोगों की जो सिटीजन है उनकी भाषा को, उनकी जो भी स्क्रिप्ट होती है, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है जिसमें आती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट होती थी पहले समय में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिजर्व करेंगे और जो पर्टिकुलर लोगों का जो भी कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या बताया गया, आर्टिकल 30 में बताया गया आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज। मतलब जो भी मेरे माइनॉरिटीज लोग हैं, जो भी नीची कास्ट के लोग हैं, उनको हमें क्या करना है, उसको हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है और उन एजुकेशन को, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो भी स्टैब्लिशमेंट है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में समझाया गया है। ठीक है,
फिर लास्ट है मेरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि क्या है आर्टिकल 32 में बताया गया है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज विदाउट दिस राइट ऑल अदर राइट्स विल नेवर वर्क. दिस इज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द enforcement of fundamental right. This article gives the right power to Supreme Court to issue directions or orders or writs, including writs like habeas corpus and mandamus etc. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, जो कि 32 आर्टिकल में समझाया गया है कि अगर पर्टिकुलर जो भी राइट है वो इंश्योर नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी जो पर्सन है उसको अगर एजुकेशन में वो राइट नहीं मिल रहा है, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिल रहा है, या फिर जितने भी मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं इंश्योर हो रहे हैं, तो उसके पास ये प्रोविजन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और अपनी अपील वहां पर रख सकता है. उस केस में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन को इशू कर सके, या फिर वो ऑर्डर इशू कर सके, या फिर वो रिट भी इशू कर सकती है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस था और मैंडमस था. ठीक है, तो ये मेरा लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये सारे मेरे थे फंडामेंटल राइट्स. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो अनलाइक ऑर्डिनरी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स अलाउ डायरेक्ट रिकोर्स टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट द नीड टू फर्स्ट अप्रोच लोअर कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन. तो उसी तरह से जैसे कि कोई भी लीगल राइट्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनसे अलग है, क्योंकि जो लीगल राइट्स होते हैं उनका जो प्रोसीजर होता है कि अगर वहाँ पर जो भी मेरे राइट्स हैं अगर वो इंश्योर नहीं हो रहे हैं, तो जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपर कोर्ट में जाते हैं कि अगर हमें लोअर कोर्ट से नहीं डिसीजन सही मिलता है तब हम अपर कोर्ट में जाते हैं. लेकिन फंडामेंटल राइट्स ही सिर्फ एक ऐसा राइट है कि अगर हमें कहीं पर फंडामेंटल राइट नहीं इंश्योर हो रहा है तो उस केस में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन कंसर्निंग स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन. तो ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं. किसमें लिमिटेशन? सिक्योरिटी के फील्ड में, पब्लिक मोरालिटी के बेसिस पे और डिसेंसी के बेसिस पे भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं मेरी फंडामेंटल राइट्स में. सो दे आर जस्टिसिएबल, मीनिंग दैट दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू लीगल एक्शन इन कोर्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन. जो मैंने बता दिया कि ये जो एक्ट है इनको हम जबरदस्ती इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट में जाके. फिर ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनी सच अमेंडमेंट मस्ट नॉट टैम्पर विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हम अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, ये जो भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट में, ये चीज चेंज नहीं करनी चाहिए मेरे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, फिर आता है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड टेम्पररी. तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो उस केस में जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेरे टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड किए जा सकते हैं. और है लास्ट है द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट मे बी रिस्ट्रिक्टेड इन एरियाज अंडर मटीरियल लॉ और मिलिट्री रूल रिफ्लेक्टिंग स्पेसिफिक लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन. तो जो फंडामेंटल राइट है उनका जो एप्लीकेशन है या फिर वो एप्लीकेबिलिटी जो उनकी है वो मिलिट्री रूल में हो सकता है कि वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए. तो ये मेरी सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है फंडामेंटल राइट्स की. आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.